एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो आपको पता है बच्चों कि जब भी हमारी बॉडी में एक इन्फेक्शन होगा, जब भी कोई एक अटैक होगा, तो बॉडी का हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारा इननेट सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा अडेप्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारे बहुत सारे इम्यून सेल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे इम्यून सेल्स साथ में काम करते हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी सी सेल्स, देन ठीक हो जाओगे तो सप्रेसर सेल्स जो टीएस सेल्स उसको कम भी कर देंगे, मैक्रोफाज है अपना काम करेंगे, डेंड्राइटिक सेल्स है, बी सेल्स है, सारे सेल्स हमारे काम करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो बी सेल्स होते हैं उनका काम होता है बनाना प्लाज्मा सेल्स, और उन प्लाज्मा सेल्स पे बनाए जाते हैं हमारे खूब सारे एंटीबॉडीज। तो अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी जो है बच्चों वो 5 टाइप की एंटीबॉडीज बना सकती है। कौन कौन सी है तो आप देख सकते हो, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। एवरी ईयर in every year exam questions from these topics are asked कि जे चेन कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्ट्रक्चर क्या है, मोनोमरिक कौन सा है, डायमरिक कौन सा है, पेंटामरिक कौन सा है। एवरी ईयर एवरी एग्जाम दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। So let's try to understand about these different types of antibodies. अगर हम बात करते हैं बच्चों अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज की, तो भाई पहली बात तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान रख लो, आईजीएम, आईजीएम जो रहता है वो पेंटामरिक होता है, आईजीए जो रहता है वो डायमरिक रहता है, बाकी सारे हमारे मोनोमरिक रहते हैं। हर एंटीबॉडी की कुछ ना कुछ अपनी अलग बात है, अपना अलग कुछ फीचर है। तो क्या क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक एंटीबॉडी है आईजीडी, बहुत कुछ नहीं पता उसके बारे में, बट यस स्टिल वी हैव सम डिटेल्स आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल। अब पहली बात तो ये कि ये डिस्टिंक्ट कैसे हैं, क्यों अलग है, इनमें क्या अलग बात है। तो ध्यान रखना है, सभी की जो हैवी चेन रहती है ना, सबकी जो हैवी चेन रहती है, हैवी चेन अलग होती है। चाहे आईजीएम हो, आईजीजी हो, तो बहुत ईजी है याद रखना हैवी चेन। बिकॉज देखो, आईजीएम एम म्यू, आईजीजी जी गामा, आईजीए ए मतलब अल्फा, देन वी हैव आईजीई ई मतलब एप्सिलॉन, आईजीडी डी कैसे डेल्टा। सो जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये सारे एंटीबॉडीज अलग है बिकॉज सबकी हैवी चेन अलग रहती है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में हैवी चेन रहते हैं, लाइट चेन रहते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये तो स्ट्रक्चर्स की बात होगी, बट यस उनके पास जो हैवी चेन रहता है वो हैवी चेन भी अलग रहता है। आप स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी यहाँ पे एक जे चेन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक जे चेन प्रेजेंट है। सो जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, IgA and IgM they are the only antibodies which possess J chain। ये सवाल इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, which of the following antibody has J chain। तो आपके ऑप्शन में IgM या IG में से कोई एक रहेगा। अगर MS के क्वेश्चन है IgM का, तो दोनों आपके आंसर सही रहेंगे उस केस में। ठीक है, देन याद रखो ये है आपका एक सिक्रीटरी कॉम्पोनेंट। ठीक है, जब भी हमारा जो IG एंटीबॉडी दिस इज आल्सो कॉल्ड एज दी सिक्रीटरी एंटीबॉडी, तो जब भी सिक्रीट होता है आपके म्यूकोसल मेम्ब्रेन से, तो जब सिक्रीट होगा उस टाइम पे अपने साथ में ये एक सिक्रीटरी कंपोनेंट को लेके वहां से वो रिलीज होता है। ठीक है, सो IgA इज वन सच एंटीबॉडी। IgM जो है ये हमारा हैवीएस्ट लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ये सबसे पहले भी बनता है, जब एक इन्फेक्शन होता है सबसे पहले IgM एंटीबॉडी होता है, उसके बाद परफॉर्म किया जाएगा, फिर क्लास स्विचिंग वगैरह सारी चीजें होगी, और फिर हमारा एक दूसरा एंटीबॉडी जो है वो बनेगा। डिपेंड्स क्या इन्फेक्शन हुआ है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, एलर्जिक इन्फेक्शन है क्या, उसके हिसाब से एंटीबॉडी चेंज हो जाएगा, बट द फर्स्ट एंटीबॉडी मेड ऑलवेज इज दी IgM एंटीबॉडी। ठीक है, तो पेंटामरिक ध्यान रखोगे, जे चेन सिर्फ 2 एंटीबॉडीज में प्रेजेंट रहती है, और बाकी सारे हमारे मोनोमरिक नेचर के ही रहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अबाउट द नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, यहां पे ध्यान रखो बच्चों कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितने हैं। अब अगर 5 एंटीबॉडीज है, 1 एंटीबॉडी हैज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। जो एक एंटीबॉडी उनके पास में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स रहते हैं, तो भाई यहाँ पे अगर पेंटामरिक के 5 एंटीबॉडी मतलब क्या हो जाएगा, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट रहेगा। अगर यहाँ पे 2 एंटीबॉडीज है, आई मीन सॉरी 2 स्ट्रक्चर्स से बना हुआ है, तो भाई क्या रहेंगे, 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स रहेंगे। यहाँ पे 2 and 2 है,
क्योंकि वहां पे सिंगल एंटीबॉडी, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, तो भाई वहां पे आपके 2 ही एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट रहेंगे। पर जो मेरे साथ में ऐप लाइफ में कनेक्टेड, उनको मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पे है तो 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, पर वहां पे सिर्फ 5 एंटीजन ही बाइंड हो सकते हैं। वाई इज दैट? वाई इज दैट? वहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स 10 है, जगह 10 की है, पर वहां पे बाइंड सिर्फ 5 एंटीजन ही होते हैं एक टाइम पे। क्या होता है, क्यों होता है? प्लीज टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स। जैसे हम बोलते हैं ना, कोविड में क्या था, चेयर 10 है बट आपको ऑल्टरनेट बैठना पड़ता था, एक एक कुछ बोलते हैं ना, इतने गज की दूरी होनी चाहिए। तो देर आर सीट्स 10 बट ओनली 5 पीपल कैन सीट, बिकॉज ऑल्टरनेट में बैठना होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि है तो 10 एंटीजन बाइंडिंग की जगह पर वहां पे सिर्फ 5 ही क्यों बाइंड हो रहे हैं? ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, जो नहीं कनेक्टेड थे मेरे साथ में ऐप लाइव में, वो आप जरूर पढ़िएगा एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड डू टेल मी। सो प्लीज रिमेंबर, इसमें से एक और जगह कहीं तो भी चेंज आता है। क्या चेंज है आप मुझे जरूर बता दोगे। आई विल गिव यू अ हिंट, इट इज ड्यू टू सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। किसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो ध्यान रखोगे आप लोग वो चीज। देन मॉलिक्यूलर वेट, नाउ यू कैन रिमेंबर स्टूडेंट्स, देखो याद रखो हमारा जो आईजीजी रहता है ना, इसका होता है 150 किलो डाल्टन का होता है ये प्रोटीन बेसिकली। ये डाल्टन्स में बात की गई है, दिस इज इन डाल्टन्स। अगर हम किलो डाल्टन्स की बात करें तो दैट विल बी 150, ठीक है। तो भाई अगर ये 150 है, अगर ये हमारा 150 है, तो जस्ट रिमेंबर मोनोमरिक जो रहेंगे वो 150 के आसपास के ही रहेंगे। डायमरिक क्या रहेगा, 150 का डबल मतलब 300 के आसपास का रहेगा। पेंटामरिक मतलब क्या, उसका 5 टाइम्स, है ना। पेंटामरिक मतलब उसका 5, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है वो 900 किलो डाल्टन के आसपास रहता है। अब आप बोलोगे कि मैम एग्जैक्टली क्यों नहीं है डबल, या एग्जैक्टली 5 टाइम्स क्यों नहीं? बिकॉज आपको मैंने बताया है बच्चों, सबका हैवी चेन अलग होता है। Because the heavy chain will vary, that due to that, because of the heavy chain as it varies, उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो heavy chain का थोड़ा बहुत वेट चेंज हो रहा है, जिससे उनका पूरा ओवरऑल वेट भी हमारा चेंज होता है। देन अगर हम बात करते हैं बच्चों, कितना परसेंटेज रहता है उस एंटीबॉडी का हमारी बॉडी के अंदर, तो ये भी सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी का लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ध्यान रखो, जो आपका IgE रहेगा, जो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस करवाता है, वो सबसे कम प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, बिकॉज अगर वो ज्यादा रह गए तो बॉडी में अननेसेसरी एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो हो सकती है। सो वी डू नॉट वांट एनी सच काइंड ऑफ थिंग। तो ध्यान रखो सबसे कम रहता है IgE। इस बार का क्वेश्चन था, इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो IG आप देख सकते हो सिर्फ 0.002% रहता है बॉडी में। सबसे अबंडेंट कौन है, 80%, कौन सा है, तो IgG सबसे अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर में IgG। पर जब इन्फेक्शन होगा सबसे पहले बनता है हमारा IgM। इट इज नॉट अबंडेंट बट इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड। मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो मोस्ट अबंडेंट है हमारा बच्चों IgG। तो ये होता है 80%। IgM जो है वो होता है 6% के आसपास। IgA जो आपका सिक्रीटरी एंटीबॉडी है बच्चों, ये हमारा रहता है 13%। एंड IgE बहुत कम रहता है, बिकॉज अगर वो रहेगा तो बॉडी में अननेसेसरी टाइपन हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ लोगों को होता है ना, थोड़ी सी धूल मिट्टी आ जाए तो बहुत छींक आने लगेगी, कुछ को क्रीम की एलर्जी हो जाएगी, थोड़ा सा क्रीम लगा लिया बॉडी हाइपरली रिएक्ट करती है। सो दैट टाइपन हाइपर सेंसिटिविटी कैन बी मोर एक्टिव अगर ये IG का नंबर किसी की बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट है तो। एंड IgD जिसका सिर्फ काम बोला जाता है कि इट वर्क्स एज अ B सेल रिसेप्टर, तो भाई ये हमारे बॉडी में लगभग 1% के आसपास प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कैन क्रॉस प्लासेंटा, तो ध्यान रखो कि हमारे पास में सिर्फ एक ही एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है, दैट इज IgG। सो IgG इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड और विच पासेस वाया प्लासेंटा। तो ये ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम मदर टू फीटस। तो मदर टू फीटस आने वाला एंटीबॉडी हमेशा IgG रहेगा। पर अगर एक चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो वाया कोलेस्ट्रम, वाया द ब्रेस्ट मिल्क भी एंटीबॉडी ट्रांसफर हो सकता है, एंड वो होता है IgA एंटीबॉडी। तो 2 एंटीबॉडी है जो एक चाइल्ड रिसीव करता है फ्रॉम दी मदर, 1 इन द फीटल स्टेज, 1 आफ्टर बर्थ। तो 2 बातें ध्यान रखनी है, फीटस पूछा है कि चाइल्ड पूछा है, ये बहुत माइनर डिफरेंस रहता है, बच्चों को समझ नहीं आता, पर आप लोग को आई थिंक अभी याद रह जाएगा कि IgG प्लासेंटा से फीटस तक पहुंच सकता है। और अगर हम बात करते हैं हमारे IgA की, तो वो सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, तो वाया कोलेस्ट्रम वाया ब्रेस्ट मिल्क वो चाइल्ड तक पहुंच सकता है। इसलिए बोला जाता है कि मदर का जो मिल्क है
It should be given to child because it has immunological properties. So why is that? Because of this IgA antibody. So क्रॉसिस प्लासेंटा में सिर्फ IgG के लिए yes है, बाकी सबके लिए no है. Then which can fix complement? तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो है वो सिर्फ दो कर सकते हैं, IgM और IgG. अब आपको पता है बच्चों कि हमारे बॉडी में चलते हैं 3 टाइप के कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं. ऑल्टरनेट पाथवे है, क्लासिकल पाथवे है, देन आपका लेक्टिन डिपेंडेंट होता है. तो भाई जो पाथवेज होते हैं इनमें क्या होता है, अल्टीमेटली आपका बनता है मैक कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स दी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, विच कैन कॉज दी लाइक जो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करवा सकता है, तो बर्स्ट करवा सकता है बैक्टीरिया का, पोर्स फॉर्म कर देगा. या फिर ये क्या करते हैं बहुत बार, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म दी ऑप्सोनाइजेशन करवा सकते हैं, बिकॉज इनसे बनते हैं ऑप्सोनिन प्रोटीन्स एंड दे कैन कॉज ऑप्सोनाइजेशंस. सो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, तो न्यूट्रलाइजेशन है, ऑप्सोनाइजेशन है, मैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है. तो भाई इन सब तरीकों से वो किलिंग करवा सकते हैं. पर हर एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है. आपका जो IgM और IgG है ये करवा सकता है, ये करवा सकता है फिक्सेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट. उसके बाद में अगर हम बात करते हैं FC पोर्शन की, अगर हम बात करते हैं FC पोर्शन की, तो FC पोर्शन कहाँ पे बाइंड होता है, FC पोर्शन का मतलब क्या, तो अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी की, सो वन एंटीबॉडी उसमें एक होता है फैप पोर्शन, एक होता है FC पोर्शन. तो भाई अगर हम बात करते हैं FC पोर्शन की, तो हमारा जो IgG रहता है वो फैगोसाइट्स को बाइंड हो सकता है. पर ध्यान रखो हमारा जो IgE है जो एक एलर्जन के रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होता है, तो भाई वो आपके मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल से, हमारे दो सेल्स है जो एलर्जन के लाइक अटैक में या फिर एलर्जन से रिलेटेड जो है वो हमारे इम्यून सेल्स काम करते हैं. तो भाई मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के FC पोर्शन, सॉरी एंटीबॉडी IgE का जो FC पोर्शन रहेगा वो बाइंड करता है विद दीज सेल्स, एंड जिनसे रिलीज होते हैं फिर हमारे वैसोएक्टिव अमीन्स रिलीज होते हैं, और वो अल्टीमेटली फिर क्या करवाएंगे, तो भाई वो करवाएंगे वहां पे इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस. एंड लास्टली वी हैव दी फंक्शंस. तो अगर आप देखोगे IgM को, तो भाई कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करवा रहा है, और ये मेन एंटीबॉडी है प्राइमरी रिस्पॉन्स का, बिकॉज सबसे पहले ये बन जाता है. अगर हम बात करते हैं IgG की, तो भाई ये एक आपका ऑप्सोनिन भी रहता है, इट इज अ ऑप्सोनिन प्रोटीन एज वेल, यूटिलाइज करवा देगा टॉक्सिन को, एंड बाकी बहुत सारे रिस्पॉन्सेस में ये काम आता है. अगर हम बात करते हैं IgA की, तो भाई ये सिक्रीटरी, आपको बताया था मैंने, तो क्या होगा ये हर सिक्रीशन में रिलीज होता है, टीयर्स है, सलाइवा है, कोलेस्ट्रॉल मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क, उन सब में रिलीज होता है, एंड दैट इट कैन प्रोवाइड द डिफेंस मैकेनिज्म. एंटीबॉडी एंड एलर्जी एंड एंटीपैरासाइटिक एक्टिविटी, तो एज आई हैव टोल्ड यू IgE, ध्यान रखो एलर्जिक रिएक्शंस में काम आएगा, तो एंटीबॉडी फॉर एलर्जिक रिएक्शंस. उसके अलावा अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तब भी काम आता है हमारा ये IgE एंटीबॉडी. IgD का अब तक कोई मेजर फंक्शन नहीं पता चला है, बट यस इट इज सेड दैट इट वर्क्स एज दी B सेल रिसेप्टर. तो भाई ये सारे फंक्शंस है हमारे अलग अलग एंटीबॉडीज के, एंड आई थिंक यू गॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर टुडे. आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, क्या होमवर्क है, तो आपको मुझे ये बताना है कि IgM जो है उसके पास प्रेजेंट तो है 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, पर वहां पे सिर्फ 5 ही क्यों बाइंड होते हैं. ये जवाब मुझे आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर. और आपकी कोई भी डाउट है, इसके अलावा कोई भी क्वेरी है अबाउट दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, डू पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू ऑल. सो सी यू ऑल वेरी सून विद सम न्यू कॉन्सेप्ट, एंड कुछ नया डिस्कस करेंगे हम लोग. आपकी कोई डिमांड है तो प्लीज पोस्ट, आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू ऑल. So see you all very soon with some new sessions everyone. Till then, bye bye, take care, have a great day and very happy learning to all.